अनीता जी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह अब अपनी जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्दी वह अपनी नौकरी से रिटायर हुई और अपनी इस गवर्नमेंट की नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपने आगे की जिंदगी अपने घर में गुजारने लगी। अनीता जी बड़ी शांत और नरम स्वभाव की मालिक थी, जबकि वही दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते हैं। औलाद न होने की कमी होना अब अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन अनीता जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता न चला। वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को अपना ही बच्चा समझकर उन पर ध्यान देते हुए मेहनत करती रही। मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार-बार पास्ट को याद करती हूँ तो आंखें भर उठती हैं, दिल रोने को करता है कि काश मैं वह गलती न करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। यूँ इस उम्र में मैं बच्चे के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोते-पोतियों की खुशी भी दिखा चुका होता। हमारी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही होती। अनीता जी ने जब अपने पति अरविंद जी से यह बात कही तो वह गहरी सांस लेकर रह गए। मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने के बाद कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही हमारा आज होता। आज से कई साल पहले जब अनीता जी और अरविंद जी की शादी को 1 साल हुआ था तो अनीता जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें यह खबर मिली कि वह एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बाद भी वह कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अरविंद जी ने उन्हें उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने कॉलेज जाने को ही अहमियत दी और यूं उनके साथ ये हादसा हो गया। उनकी जान तो बच गई थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वह दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। अरविंद जी ने गहरी सांस लेते हुए अनिता जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, ये हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद ज़रूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हमें इतने ही दुःख और तकलीफ देती, तभी भगवान ने हमें औलाद ही ना दी। यह बात सुनकर अनीता जी चुप हो चुकी थी। जिंदगी के 55 साल ही वह अरविंद जी के साथ गुजार पाई थी कि जब एक दिन अरविंद जी के दिमाग पर लकवे का अटैक आया। अनीता जी अकेली थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वह परेशान हो गई। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त वह किसको आवाज दे, किसको बुलाए, कौन आकर उनकी इस वक्त मदद करे। यही वक्त था जब उन्हें अपने औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। उन्होंने कँप-कँपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई और अरविंद जी को अस्पताल पहुंचाया गया, बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद जी मर चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह अनीता जी पर गिरी थी। वह दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वह सेल्फ सफिशिएंट औरत थी, मगर यूँ इस उम्र में उनके पति का इस तरह छोड़कर जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफ़देह था। कुछ दिनों तक पड़ोसी और दूर-दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि अनीता जी आप हमारे साथ हमारे घर रह लें, मगर अनीता जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। यह सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद उठा लूँगी। धीरे-धीरे एक बार फिर सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो चुके थे, जबकि अनीता जी अपने घर में अकेली रह गई थी। सारा-सारा दिन घर में बैठ-बैठ कर घर उनको काटने को दौड़ता। धीरे-धीरे उन्होंने खुद को सँभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वह खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती। अगले ही दिन अनीता जी ने सोचा कि वह घर के पास ही मौजूद एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला करे। अगले दिन ही अनिता जी के पास के स्कूल पहुंच गई, मगर वहां की प्रिंसिपल ने जैसे ही उनकी क्वालिफिकेशन देखी तो कहने लगी कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारी दूसरी ब्रांच में पढ़ाइए। आपके पास जितनी विद्या है हमारे बच्चों को उसकी बहुत जरूरत है। अनिता जी को भी आपत्ति न थी। वह स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वह खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोजाना 1 घंटे का सफर तय करके वह स्कूल में आने-जाने लगी। धीरे-धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा।
मगर जब जुलाई की तपती दोपहर में वह बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थी कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उन्होंने झटके से गाड़ी को रोका। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो पिछले पहिए की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नजर दौड़ाई तो वहां एक वीरान इलाका था। आसपास मिट्टी के टीले बने हुए थे। इस जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलसकर पहले झड़ चुके थे। यहाँ पर वह किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। अनीता जी तो परेशान होकर रह गई। आसपास नजर दौड़ाई तो अनगिनत गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। अनीता जी ने उन्हीं से मदद लेने का सोचा। वो अपनी गाड़ी को एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ के इशारे से लोगों को रोकने लगी। मगर हर कोई बड़े स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए वहां से गुजर जाता। कोई भी अनीता जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने-अपने कामों में और अपनी-अपनी मंजिल पर पहुंचने में बिजी थे। ये देखकर अनीता जी काफी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठती, कभी फिर गाड़ी से बाहर निकल जाती, क्योंकि यह तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी काफी ज्यादा थी। आखिर वह इतनी तेज धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। काफी नाजुक माहौल में रही हैं। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका था। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए थकी हुई अनीता जी गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहां पर दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखी। टैक्सी काफी पुरानी थी, उस पर जंग लगा हुआ था और टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह टैक्सी काफी पुरानी है। पहले तो टैक्सी बड़ी ही तेजी से वहां से गुजर कर जा रही थी, मगर जब अनीता जी को वहां पर खड़े देखा, तो वह टैक्सी वापस रिवर्स आई और अनीता जी के पास आकर खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था, जिसकी उम्र 25 से 28 साल के बीच होगी। उसने जब अनीता जी को खड़े देखा, तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। अनीता जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। दुख की वजह से धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। गर्मी और पसीने ने उनका गला सूख रहा था। उनके पास जो पानी की बोतल थी वह भी खत्म हो चुकी थी। उस लड़के ने अनीता जी को देखा और कहने लगा, क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? कोई मसला है? अनीता जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछूं तो आज से पहले मैंने यह काम कभी किया ही नहीं और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ है, वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आप चिंता मत करें मैडम, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। तभी उस लड़के ने सबसे पहले अनीता जी को एक पानी की बोतल पास की। अनीता जी ने पानी पिया और सुकून का सांस लिया। थोड़ी सी उनको राहत मिली। लड़के ने बोला, तो अब आप आराम से छाया में बैठे, तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। अनिता जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने एक नजर सामने लड़के पर डाली, जो इतनी तेज धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहां पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए अनिता जी ने अपने पर्स में देखा, तो उस वक्त उनके पास 10,000 रुपए मौजूद थे। अनिता जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी, क्यों ना इनमें से 5,000 मैं इस लड़के को इनाम के तौर पर दे दूं। देखने में तो वह काफी गरीब ही मालूम होता है। उसके कपड़ों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक गरीब घराने से संबंध रखता है। क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए और इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए। अनिता जी सोचने लगी। उन्होंने 5,000 रुपए अलग करके रख लिए और फिर जैसे ही वह लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया, तो अनिता जी उसकी गाड़ी से उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया है। आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। यह सुनकर अनिता जी ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 5,000 रुपए उसकी तरफ बढ़ाए। वह पैसे देखकर एक पल को हैरान हो गया था। कहने लगा कि यह पैसे किस लिए? अनिता जी कहने लगी कि यह पर इतने लोग गुजरे, मगर तुम एक थे जिसने मेरी इतनी मदद की, इसलिए यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफी है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वह भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वह पहली नहीं हैं जिसकी मैंने यह मदद की है।
यकीन मानिए उन्होंने भी ऐसे ही पैसे मेरी तरफ बढ़ाए थे, मगर मैं किसी से भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला गया। अनिता जी तो प्रभावित हुए बगैर ना रह सकी। इतने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी जिंदगी में आज पहले से पहले कभी नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेकर रह गई थी कि जरूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। अनीता जी दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आईं। वह घर में आकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार-बार उस लड़के के ही शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था कि मैं बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। यह सुनकर अनीता जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वह भी ऐसे ही पुण्य करे। अरे! इस लड़के ने तो उनसे वहाँ पैसे भी नहीं लिए, यहाँ तक कि अनीता जी उसे ज़बरदस्ती देना चाहती थीं, मगर उसने लेने से ही मना कर दिया और वहाँ से चला गया। यह सोचकर अनीता जी मुस्कुराई। अगले दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थी, तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम में शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। अनीता जी के पढ़ाने में डिस्टर्ब हुआ, तो वह कुछ सोचते हुए क्लास के रूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा, तो प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए वो चलते-चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम क्या बात है, क्या हो रहा है? स्कूल की प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना, ये लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ कि हमें किसी भी तरह के वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले से ही वर्कर्स मौजूद हैं। मगर यह बार-बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस ज़बान में समझाऊँ कि हमें और वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखे। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर अनीता जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू देखकर अनीता जी का दिल पसीज-सा गया था। उस लड़की की उम्र 19 से 21 साल के बीच होगी। सांवले से रंग की लड़की थी, मगर नैन नक्श तो बहुत ही सुंदर थे। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ही पहन रखे थे। तभी अनीता जी की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जो जरा-सा बड़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ बढ़ा के ओढ़ा हुआ था, तो महसूस हो रहा था जैसे वह 6-7 महीने की प्रेग्नेंट तो ज़रूर है। अनीता जी उसको गौर से देख रही थी, तभी प्रिंसिपल उनसे कहने लगी कि अब देखिए यह लड़की प्रेग्नेंट भी है। अगर कोई ऊँच-नीच हो गई तो फिर क्या बनेगा? बिना वजह हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा। मगर यह लड़की है कि समझने को तैयार ही नहीं है और प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती, इससे पहले ही उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए। माफ़ी माँगते हुए बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूँढ लेती हूँ। वह लड़की अपनी आँखों में आए आँसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी, मगर अनीता जी के दिल में कुछ हुआ था। उन्हें एकदम ही वह लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। उसने उनके साथ भलाई की थी। इसलिए अनीता जी ने सोचा कि वह भी इस लड़की को ऐसे नहीं जाने देगी, बल्कि उसकी मदद ज़रूर करेगी। वह स्कूल से बाहर निकल गई थी। अनीता जी फौरन उसके पीछे गई और उसे रोका। वह लड़की उनके पुकारने पर फौरन रुकी थी। आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। कहने लगी कि जी मिस क्या बात है? अनीता जी ने उसी पल अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर उसे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे मेरे घर पर ज़रूर आना। वह लड़की अनीता जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। अनीता जी भी अंदर ही अंदर इत्मीनान में आ गई थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुँची तो बहुत थकी हुई थी। फिर फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 6 बज चुके थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही थी। अनीता जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। अनीता जी पहले तो सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फौरन उन्होंने उस लड़की को लाउंज में बुलाने को कहा। वह लड़की लाउंज में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टा अपने ऊपर लपेट रखा था। अनीता जी उसके सामने जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया, जिसे पीकर उस लड़की को कुछ ताकत मिली। उसका चेहरा खिल उठा था कि अनीता जी उससे कहने लगी, लेकिन कितने महीने की प्रेग्नेंट हो? और तुम्हारा पति क्या करता है, जो इस हालत में भी तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है? ये सुनकर वह लड़की फौरन तड़प उठी थी
कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मसले परेशानियां हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हुए आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। अब पति जो भी कमाता है, उससे वह उधार उतारते हैं, जो कि और 2-3 महीने का रह गया है। और बाकी मैं जहाँ नौकरी करती थी, उन पैसों से अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी, मगर मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया और अब कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। ये सुनकर अनीता जी ने गहरी नजर उस लड़की पर डाली, फिर कहने लगी कि कितना उधार है तुम लोगों पर। वह लड़की बताने लगी कि जी 40,000 रह गया है। ये सुनकर अनीता जी ने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगी कि तुम खाना बना लेती हो। ये सुनकर उस लड़की ने फौरन हाँ में सर हिलाया, कहने लगी कि जी मैं खाना बड़ा ही अच्छा बना लेती हूँ। मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हर काम बड़ा ही साफ सुथरा करती हूँ। यह सुनकर अनीता जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराई थी। उस दिन उसने अनीता जी के लिए वेज बिरयानी बनाई, जो कि इस कदर स्वादिष्ट थी कि अनीता जी ने पेट भरकर खाया। बाकी जो खाना बचा, उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया, जिसका नाम सोनम था। कहने लगी यह खाना अपने साथ ले जाओ, खुद भी खाना और पति को भी देना। यह देखकर सोनम की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छी हैं, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई और अनीता जी दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही थी। अगले ही दिन अनीता जी ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की, जिसका अपना गायनोकोलॉजिस्ट क्लिनिक था। बड़ी अच्छे से केस हैंडल करती थी। उन्होंने सोनम के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं पे करूंगी। अगले दिन जब सोनम आई तो अनीता जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से ही अपनी डिलीवरी करवाना। उस क्लिनिक का नाम सुनकर वह कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन जी, ये तो बड़ी महंगी डॉक्टर है, लाखों रुपए ले लेंगे, मैं कहाँ से इतने पैसे भर पाऊंगी। मगर अनीता जी मुस्कुराई और कहने लगी कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूंगी। यह सुनकर तो सोनम की आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही हैं? मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। काम करते हुए भी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तो अनिता जी मुस्कुराई और उन्हें एकदम से उसी लड़के की बात याद आई थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं भी एक दिन ऐसे ही बेबस और लाचार थी, जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊं और ऐसे ही लोगों की मदद करूं। यह देखकर सोनम अनिता जी को दुआएं देने लगी। उसे तो इस घर में काम भी बड़ा आसान करने को मिला था और तनख्वाह भी लगभग 8,000 रुपये मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो अनिता जी ने उसे अपने दोस्त का ही पता दिया था। उसके क्लिनिक में ही सोनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल स्वस्थ और सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ था। जब अनिता जी ने बच्चे के जन्म की खबर सुनी तो वह मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर सोनम के बच्चे को देखेंगी। जब वह सोनम से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल के लिए उनके कदम रुके थे, क्योंकि वहां पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी, जिससे निकलने वाले नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वही टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने सोनम लेटी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देखकर तो जैसे खून की लहर अनिता जी के नसों में तेज हो चुकी थी। यह तो वही लड़का था जिसने उनके आगे से आकर उनकी मदद की थी और जो अनजाने में ही सही, उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। अनीता जी को देखकर सोनम फौरन बोल उठी थी, रोहन, ये तो वही औरत है जिनकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्च खुद उठाया और मुझे नौकरी भी दी। रोहन ने जब सामने अनीता जी को देखा तो उसकी आंखें कुछ पल को फटी की फटी रह गई थी। वह तो हैरान सा हो गया था। उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह उस अनिता जी का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे अनिता जी का यही काम सा बन गया। वह अपने पास आए हर मजबूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की जिंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। अंत में मैं बस यही आपसे कहना चाहूंगी कि अपने आसपास लोगों को देखें
कि कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है, तो लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। भले पैसों से नहीं, तो हाथ-पैरों से भी आप मदद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।